वेलकम स्टूडेंट। आज हम सेकंड लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे टैक्स बर्डन के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि फ्रेंच सोसाइटी 3 में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। ज़्यादातर टैक्स वगैरह का सारी जिम्मेवारी थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। वही लोग टैक्स वगैरह पे करते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को सुविधा मिला हुआ था, विशेष अधिकार था, वो नहीं जमा करते थे। तो जो टैक्स दिया जाता था उसमें पहला टैक्स जो था वो टैक्स कहलाता था। टैक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर होता है। जो कृषि उत्पादन होता था 1/10 जो उसका हिस्सा उनको देना होता था चर्च को। उसके बाद एक दूसरा टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता था थर्ड स्टेट के ऊपर, उसको टैली कहते हैं। वो था टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। इट वाज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ये जो है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा उनसे टैक्स दिया जाता था और ये डायरेक्ट टैक्स था, उनको सरकार को देना होता था। इसके अलावा उनके पास जो है और भी बिसाइड दिस टैक्स ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंज्यूमशन लाइक साल्ट और टोबैको। इसके अलावा उन पर जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। वो टैक्स लगता था उनके रोजमर्रा के उपयोग में सामान जो उपयोग करते थे, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, इस 3 चीज पर उनको भी जो है टैक्स दिया जाता था, उनसे दिया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस के आंदोलन के समय में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, समाज सुधारक थे, सरकार का विरोध करने वाला, आलोचना करने वाले लोग थे। We have read that not all the people belonging to the third state were poor. हम लोग पढ़ चुके हैं कि थर्ड स्टेट में जो है सभी लोग गरीब नहीं थे। उसमें कुछ मिडिल क्लास लोग थे, जिसमें व्यापारी थे, सरकारी अधिकारी वगैरह थे, वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे और फिलोसफर वगैरह, राइटर वगैरह भी मिडिल क्लास में थे। तो उस समय जो है वोल्टेयर, जॉन लॉके, मॉन्टेस्क्यू एंड रोजे वेयर फिलोसफर्स एंड राइटर्स ऑफ द फ्रांस। तो ये 4 महान भाव थे जो फिलोसफर थे और पढ़े लिखे हुए लोग थे। ये उस समय की स्थिति के बारे में बीच बीच में अपना लिखते रहते थे, पत्रिका निकालते थे, पंपलेट वगैरह इनके द्वारा निकाला जाता था और जनता को जागरूक किया जाता था किस तरह से जो है राज्य के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको दमन किया जा रहा है। दे एक्सपोज द इल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच कॉज द सेंस ऑफ हेट्रेड द नोबल्स एंड द क्लर्जी अगेंस्ट द क्राउन। तो उनके इस तरह के पत्र वगैरह से, पंपलेट वगैरह से लोगों को जो है घृणा उत्पन्न हो रही थी राजा के बारे में, क्लर्जी के बारे में और नेबुल के बारे में। ये लोग धीरे धीरे उनके प्रति विरुद्ध होते जा रहे थे, उनसे उनको हेट हो रहा था, घृणा हो रहा था। जॉन लॉक एक थे, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि उनका मत था कि जो है राजा को जो है भगवान के द्वारा अधिकार मिल गया शासन करने का, ये गलत है। वो इस पर विश्वास नहीं करते थे, इसके वो विरोध में थे। वो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है जॉन लॉके के द्वारा लिखा गया। दूसरे हमारे मॉन्टेस्क्यू साहब थे, वो भी एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें उनका कहना था कि सरकार का पावर जो है बांट दिया जाए। एक होना चाहिए विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका में होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए और ये स्वतंत्र होना चाहिए। इनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये मॉन्टेस्क्यू साहब का बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया गया था। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज एडॉप्टेड बाय यूएसए आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। मॉन्टेस्क्यू साहब का जो स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया गया था विचार, उस विचार को जो अमेरिका के 13 कॉलोनी ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद यही नियम वहाँ पर लागू किया गया, यही संविधान उनके यहाँ बनाया गया, एक्सक्यूटिव वगैरह सबको फ्री किया गया। तो हम अब आगे बात करते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका क्या प्रभाव था इस आंदोलन में फ्रांस में। द फ्रेंच सोल्जर्स हु रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका टू फ्रांस वेर इन्फ्यूज्ड विथ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। दे स्प्रेड दीज आइडियाज एमंग मासेस। जो भी फ्रांस के सिपाही वगैरह थे, अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए गए हुए थे, जब वो वापस लौटे थे, इस तरह का जो क्रांतिकारी विचार था लोगों के बीच में फैलाना शुरू कर दिए अपने यहाँ के। उसमें कह रहा है कि रोजो द ग्रेट फिलोसफर ऑफ द पीरियड रिटन ए बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ही पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रोजे साहब जो है एक अपना किताब निकाले थे, छपवाए, प्रिंट किए, उनके द्वारा लिखा गया। उस किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कहता था कि उनके द्वारा बताया गया
कि जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, राजशाही नहीं होना चाहिए, देश का शासन जनता के द्वारा होना चाहिए। The writings of the ever philosophers exerted tremendous influence on the minds of the people. Now they were ready to strike at the root of the misery, that is an oppressive monarchy and the vicious nobles. तो ये 3-4 जो हमारे ऊपर में विचारक थे, इनके पुस्तक पढ़ के, उनके विचार जान के लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे, और वो अब तैयार हो गए थे कि जो उनके ऊपर जो कष्ट आ रहा है, जो उनका दुख का कारण है, ये सब जो है दमनकारी राजा है, और जो नोबल वगैरह हैं, कुलीन वर्ग के लोग जो है, पादरी वगैरह जो है, इनके द्वारा ये इस तरह का अत्याचार हो रहा है। इनके जो खराब स्थिति के कारण यही लोग हैं, और अब ये तैयार थे कि आंदोलन करने का मूड बनाए हुए थे। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन क्या हुआ? द इमीडिएट फैक्टर विच हैस्टेंड द क्राइसिस वाज बैंकरप्सी बाय द गवर्नमेंट। सबसे जो प्रमुख कारण था कि लोग क्यों ज़्यादा नाराज थे, उनको ये लग रहा था कि सरकार जो बार बार कर्ज लेकर काम कर रही है, अपना खर्च चला रही है, अपना शान शौकत बढ़ा रही है, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाई जा रही है। तो पहला जो सबसे प्रमुख कारण था यही था कि सरकार की दिवालियापन, बैंकरप्सी, इससे चलते जो है लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि वहाँ स्टेट जनरल का किस तरह से बहाली हुआ, कैसे वहाँ पे लागू हुआ। The monarch did not have power to impose taxes according to his will alone in France. फ्रांस में ये नियम बना हुआ था कि अगर राजा को कुछ टैक्स वगैरह लगाना है तो अपनी इच्छा से टैक्स जनता के ऊपर नहीं लगा सकता है। इसके लिए उनको जो एक मीटिंग बुलाना पड़ता था स्टेट जनरल का, और इस मीटिंग में उनको पास करवाना पड़ता था कि हम इस तरह का टैक्स लगाना चाहते हैं, तब जाके वो टैक्स जनता के ऊपर लागू हो सकता था। उस तरह से जो है लुइस 16 वाज फोर्स्ड टू कन्वेन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल ऑन 5 मई 1789। उस नियम के तहत जो है लुइस 16 जो है मजबूरी में जो है 5 मई 1789 को एक मीटिंग कराया स्टेट जनरल का। उस मीटिंग में कौन कौन लोग आए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द स्टेट जनरल कंसिस्टेड ऑफ द इंटरनोटेड रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि जो उसमें भाग लेने वाले थे उसमें था क्लेर्जी था, उनका 308 मेंबर आता था, नोबल्स का 285 मेंबर आता था, और थर्ड स्टेट का 621 मेंबर हुआ करता था। अब जो 621 मेंबर था, ये बहुत सारे लोग जो पैसे वाले मिडिल क्लास से पढ़े लिखे लोग थे, और 25 साल से ऊपर वाले जो थे वही। इसमें महिलाओं वगैरह को भाग लेने का कोई मना ही किया गया था। Peasants, artisans, women were denied entry in the assembly. However, their demands were listed in some 40,000 letters. छोटे छोटे किसान जो थे, कलाकार तो थे, काश्तकार जो थे, महिलाएं थे, इन लोग को मीटिंग में अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं था। लेकिन इन लोग का जो अपना अपना मांग था, इस तरह करीब 40,000 चिट्ठी लेके जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मीटिंग में आए हुए थे। लुइस 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द ओल्ड प्रैक्टिस। लुइस 16 जो है पुराने तरीके से ही काम करना चाहते थे, वोटिंग वगैरह कराना चाहते थे। उसमें था कि हर स्टेट को एक एक वोट देने का अधिकार था, मतलब क्लेर्जी एक वोट देंगे, नोबल एक वोट देंगे, और थर्ड स्टेट भी एक ही वोट देंगे। तो ये इन लोग को पसंद नहीं था, ये इनको मान नहीं था थर्ड स्टेट को। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। इनका ये मांग थी कि थर्ड स्टेट वालों का कि सभी लोग का एक एक वोट होना चाहिए और सभी लोग वोट में भाग लें। When the king rejected this proposal, members of third state walked off in protest. लेकिन जो है राजा के द्वारा इस बात को नहीं माना गया, तो ये लोग जो है विरोध स्वरूप मीटिंग का बहिष्कार कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अब जो है वर्साइल के टेनिस कोर्ट में एक शपथ लेते हैं। The members of the third state declared themselves the National Assembly as they viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. हम लोग ये पढ़ चुके हैं, करीब 90% या 96% आबादी जो थी ये छोटे छोटे किसानों वगैरह की थी, धनवान लोगों की नहीं थी। सब थर्ड स्टेट में ये लोग आते थे। तो मेंबर जो थर्ड स्टेट को ये लोग अपने आप को कहते थे कि हम पूरे फ्रेंच राष्ट्र का जो है हम जो है स्पोक्स पर्सन है, हम ही लोग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इस विचार से ये लोग जो है 20 जून को एक जगह जो है इंडोर टेनिस कोर्ट जो वहाँ था वर्साइल में, उसके इंडोर हॉल में जो है ये लोग अपना मीटिंग किए, वहाँ सभी लोग एकत्रित हुए। उसके बाद ये लोग जो है they took an oath that they would not return home till the drafting of new constitution. They took an oath that they would not return home till the drafting of the new constitutions for France that would limit the power of the monarch was completed. टेनिस कोर्ट में ये लोग सब एक शपथ लिए
कि हम लोग तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि एक संविधान के लिए कोई ड्राफ्ट लेटर तैयार नहीं हो जाता है, जिसमें कि कम से कम ऐसा किया जाएगा कि राजा का पावर को कम कर दिया जाएगा, राजा का अधिकार छीन लिया जाएगा। जब तक ये ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम यहाँ से अपने घर नहीं जाएंगे। ये जो मीटिंग यहाँ ये लोग थे, ये लोग मीरबाऊ और एवेसाइस, एक वहाँ फिलोसफर थे दोनों, ये लोग उस मीटिंग को लीड कर रहे थे। ये लोग उनको वहाँ पे बता रहे थे कैसे क्या करना है, अपना गाइड कर रहे थे। तो कह रहा है इसके बारे में, बोला मीरबाऊ के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। मीरबाऊ was born in noble family but was convinced of the need to do away with the society of the feudal privilege। मीरबाऊ जो थे एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे और उनका ये कहना था कि जो लोग विशेषाधिकार के तहत जो लोग पैदा हो रहे हैं या जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि राजा के यहाँ पैदा हो गए तो राजा हो गए, उनको राज चलाना है। नोबल के यहाँ पैदा हो गए तो नोबल का काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस विचार को वो नहीं मानते थे। उसका एवेसाइस का कहना था, ये भी जो है एक पुजारी थे, ही रोट ए पम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। एवेसाइस जो था मतलब कि यहाँ पे सभी जो है कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे जो कि विरोध कर रहे थे और टेनिस कोर्ट में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे किस तरह से अपना आंदोलन में बढ़ चढ़ कर ये लोग भी भाग ले रहे थे। तो एवेसाइस के द्वारा जो एक पादरी थे उनके द्वारा एक पम्पलेट निकाला गया था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, जिसमें बताया गया था कि थर्ड स्टेट क्या है। On the 3rd June, Louis XVI ordered the immediate dissolution of the National Assembly। 23 जून को जो है लुइस साहब के द्वारा जो है नेशनल असेंबली जो लोग के द्वारा गठित कर लिया गया था, इसको भंग करने का जो है उनके द्वारा आदेश दे दिया गया। तब उसके बाद क्या आ गया, द फॉल ऑफ वेसल्स एंड आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहाँ से जो है वेसल का जो है फॉल हो गया और आंदोलन का शुरुआत हो गया। ऑन 14 जुलाई 1789 द मॉब स्टॉर्म्ड द वेसल। 14 जुलाई 1789 का जो है लोगों का समूह झुंड जो है वहाँ आ गया, वेसल में जमा हो गया, एकत्र हो गया उनके किले के पास, कैदखाना के पास। द सिट फ्री द प्रिजनर्स एंड डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। वो लोग जो वहाँ गार्ड वगैरह थे, गार्ड को मार दिया गया उनके द्वारा और सभी कैदियों को वहाँ से छुड़ा लिया गया और बिल्डिंग को तहस नहस करके गिरा दिया गया। तोड़फोड़ पूरी अच्छी तरह से कर दी गई। All over France, the grand castles of nobles were attacked by the peasants and hundreds of them were murdered। पूरे फ्रांस में जो भी बड़े बड़े नोबल्स वगैरह थे उनके जो है महल वगैरह को लूट लिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को वहाँ मार भी दिया गया। बहुत सारे नोबल के उनके द्वारा मर्डर कर दिया गया, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह जला दिया गया, उनके जो है खेती बाड़ी सबको लूट पाट कर दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो है फॉर्म्ड इन ऑल मेजर टाउन। सभी बड़े बड़े प्रमुख शहर में जो है म्यूनसिपल सरकार गवर्नमेंट की स्थापना की गई। उसके बाद ब्रुगरो फ्लैग जो रॉयल फ्लैग बात था उसको हटा दिया गया। उसका जो है ट्राई कलर फ्लैग जो है वहाँ अडॉप्ट कर लिया गया इनके द्वारा। इस तरह का परिवर्तन वहाँ पे आंदोलन के दौरान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लुइस XVI फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फॉर्म नाउ ऑन बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। लुइस XVI जो है अंत में जो है मान्यता दे दिया गया उनके द्वारा, राजा के द्वारा नेशनल असेंबली का, और वो इस बात पर सहमत हो गए कि अब जो है हमारे पावर को जो है संविधान के द्वारा चेक किया जाएगा और संविधान के बगैर भी कुछ काम धाम होगा, अपने मन से वो कुछ नहीं करेंगे, संविधान के तहत काम करेंगे। On the night of the 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली के द्वारा एक कानून पास किया गया, जो भी सुविधा वगैरह, टैक्स वगैरह जो सामंती वगैरह छोटे छोटे किसानों को सामंत वगैरह को देना होता था उसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लेयरजी टू वी आर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो भी विशेषाधिकार जो है पादरी वगैरह का मिला हुआ था वो भी जो है उनको छोड़ना पड़ा। टाइट्स वेयर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वेयर कन्फिस्केटेड। टाइट्स जो उनको द्वारा लगाया जाता था उस टैक्स को हटा दिया गया और चर्च के द्वारा जितना भी जमीन था वो जमीन को जब्त कर लिया गया। 1/5 कल्टिवेटेड लैंड जो है 1/5वां हिस्सा जो है पूरे फ्रांस में जो भी लैंड पर खेती होता था चर्च के अधीन था, ये सारा जो है जब्त कर लिया गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी किताब को, लेक्चर को बार बार सुनेंगे, इससे संबंधित फिर हम प्रश्न कुछ आगे दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू वंस अगेन।